शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं अमेजन रिवर के बारे में जानकारी। अमेजन रिवर कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो अमेजन रिवर है ये पड़ती है हमारी दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में ही इसका अपवाह क्षेत्र स्थित है। इसकी जो उद्गम पॉइंट है जहाँ से ये निकली है वो पेरू है। यहाँ से हम देखते हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसके पूरे पैरेलल में पश्चिमी तट पर जब हम जाते हैं तो ऐसे किनारे किनारे एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। तो एंडीज पर्वतमाला से ही ये अमेजन रिवर निकली है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला से दक्षिणी अमेरिका के पेरू देश में इसकी उत्पत्ति हुई है। एक खास बात यहाँ पर यह है कि अमेजन रिवर पर कोई भी ब्रिज नहीं बनाया गया है। इसका कारण ये है कि इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो अमेजन वर्षावन से गुजरता है, जंगल वाले एरिया से जाकर के ये गुजरती है जहाँ पर कोई बड़े बड़े शहर नहीं बसे हैं। जल घनत्व के हिसाब से देखें ना तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और ये नदियों द्वारा समुद्र में ले जाने वाले पानी का अकेले 20% हिस्सा लेकर के जाती है। और ये कहाँ पर जाके अपने पानी को गिराती है, यहाँ वाला हिस्सा आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशियन में अपना पानी गिराती। इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ब्राज़ील देश से होकर के गुजरता है। तो जल घनत्व के हिसाब से इसको सबसे बड़ी नदी हम बोलते हैं। वहीं यदि लंबाई के हिसाब से यदि हमसे पूछा जाता है ना तो वो नील नदी है, ठीक है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आती है। और दूसरी बात यह है अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। अमेजन नदी की लंबाई है 6575 किलोमीटर और ये नील नदी के बाद दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है और ये अपने पानी को ब्राज़ील में होते हुए अटलांटिक महासागर में गिराती है। तो ये तो थे कुछ अमेजन रिवर से इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अमेजन रिवर को हमने इसलिए डिस्कस किए हैं क्योंकि अमेजन रिवर से यूपीएससी ने 2009 में क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद जब भी बात आती है अमेजन रिवर को लेकर के तो हम चर्चा करते हैं अमेजन के रेन फॉरेस्ट के बारे में। अमेजन का जो वन क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अमेजन रिवर बेसिन में पाए जाते हैं। इनका आधे से ज़्यादा भाग ब्राज़ील में और बाकी का हिस्सा बोलीविया, गुआना, पेरू, इक्वाडोर, सूरीनाम और कोलंबिया में फैल गया है, ठीक है। हाल ही में ये जो रेन फॉरेस्ट है वो चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पर आग लग गई थी और बहुत सारे पेड़ पौधों का नुकसान हुआ, जीव जंतुओं का। इसके बारे में बताया जाता है कि पृथ्वी के ऑक्सीजन का 20% अमेजन वर्षावन द्वारा निर्मित होता है। जितनी भी ऑक्सीजन पैदा हो रही है उसका 20% हिस्सा तो अमेजन रेन फॉरेस्ट ही बना रहे हैं। इसलिए इसको हम धरती का फेफड़ा भी कहते हैं। पिछले 40 वर्षों के दौरान अमेजन वर्षावन का कम से भी कम 20% हिस्सा ऐसा है जो कि काटा गया है। अमेजन वर्षावन दुनिया के 205 पक्षी प्रजातियों के लिए घर है। इसके अलावा 40,000 से भी अधिक यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं और लगभग 2.5 मिलियन यहाँ पर कीट पतंगे हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अमेजन रिवर से संबंधित कुछ हिस्टोरिकल जानकारी भी हम देख लेते हैं। देखिए, अमेजन नदी की उत्पत्ति मियोसीन काल के दौरान हुई थी। ये लगभग 12 मिलियन साल पहले हुआ था। ये मुख्य रूप से एक अंतर महाद्वीपीय नदी के रूप में एक ऐसे समय में हुआ जब वर्तमान जो साउथ अमेरिका है और जो अफ्रीका है, अफ्रीका ये क्या है, गोंडवाना लैंड के रूप में जाने वाले एक एकल महाद्वीप के रूप में एकजुट थे। पहले ये क्या है, जुड़े हुए थे, जब अलग हुए तब इसका निर्माण हुआ। ये माना जाता है कि झुकाव के कारण अमेजन नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और पहले का इतिहास यहाँ पर ये बताया जाता है कि अमेजन रिवर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी। किधर, जैसा कि अभी हम उल्टा देख रहे हैं ना, पहले इसका जो बहाव था वो उल्टा था। मतलब आज जैसे ये बह रही है, अभी कैसे बह रही है, ये पश्चिम वाली डायरेक्शन है, पश्चिम से ये पूर्व की तरफ जा रही है, अटलांटिक ओशियन में अपना पानी गिराती है ब्राज़ील होते हुए। एक बात और ये है, ये जो है ना बहुत सारे कंट्रीज से होकर के गुजरती है। ये जो नदी है और अपनी सहायक नदियाँ मिलाकर के ना बहुत सारे देशों से होकर के ये गुजरती हैं। तो
ये अपनी नदियों के साथ में मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करती है, और वो जो सिस्टम है वो कई सारे लगभग 9 देशों से होकर के गुजरता है। अमेजन नदी का जो उद्गम है पेरू में है, और ये साउथ अमेरिका के 9 देशों से होकर के गुजरती है ये पूरा सिस्टम। और एक फैक्ट ये है कि जो स्लोवेनियाई एथलीट है ना, इन्होंने एक बार 66 दिनों में अमेजन नदी की लगभग पूरी लंबाई तैर ली थी। अमेजन नदी समुद्र के ताज़े पानी की आपूर्ति का 20% योगदान करता है। मतलब समुद्र में जितना भी पानी जा रहा है उसका 20% हिस्सा अमेजन नदी लेकर के जाती है। और 2016 में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रवाल भित्ति भी हमको देखने को मिली थी। अमेजन नदी पीछे की ओर बहती थी, और अमेजन नदी पर कोई पुल नहीं बनाया गया है, ये फैक्ट भी हम देख चुके हैं। और अमेजन नदी के नीचे एक छिपी हुई जुड़वा नदी भी है, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं पीआईबी की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख खबरों को। तो पहली जो न्यूज़ आई है वो सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन देता है उसको अब लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि लोगों को कानून के बारे में जानकारी मिल सके। जब तक लोगों को कानून के बारे में जानकारी नहीं रहती है, लोग उनकी ठीक है जो सरल स्वभाव उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, सीधापन का फ़ायदा उठा लेते हैं और उनका शोषण करते रहते हैं। तो हाल ही में ये डिसीजन लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उनको अन्य लोकल लैंग्वेज में भी बताया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्या लैंग्वेज होना चाहिए, हाई कोर्ट की क्या लैंग्वेज होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत आ जाता है। जब संविधान की स्थापना हो रही थी तो उस टाइम में निर्धारित किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आखिर लैंग्वेज रहेगी कौन सी। तो कुछ टाइम पहले गुजरात हाई कोर्ट में जो कोर्ट है उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसको हिंदी में हम अवमानना बोलते हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सामना कर रहे एक पत्रकार को न्यायालय द्वारा ये कहते हुए केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा गया कि ये उच्च न्यायालय की भाषा है। उसको कहा गया कि आप अंग्रेजी में बात करिए, सीधी सी बात ये है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट में इंग्लिश ही चलती है, ये हाई कोर्ट की लैंग्वेज है। बेसिक बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो भारत में कोर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ने मुगल काल के दौरान उर्दू से फारसी और फारसी लिपियों में बदलाव के साथ सदियों से एक संक्रमण देखा है। मुगल जब हमारे यहाँ पर राज कर रहे थे उस टाइम में उर्दू का यूज़ किया गया, फिर उर्दू के बाद फारसी यूज़ किया गया, इसके बाद फिर फारसी लिपि में भी चेंज किया गया था, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी अधीनस्थ न्यायालयों में जारी रहा था। तो अंग्रेजों ने भारत में राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ कानून की एक संहिताबद्ध प्रणाली की शुरुआत करी थी। आज़ादी के बाद भारत के संविधान के आर्टिकल 343 में ये प्रावधान है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि हिंदी होगी। हालांकि ये अनिवार्य कर दिया है कि भारत के संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक यूनियन के सभी आधिकारिक उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा। ये आगे प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति इस टाइम पीरियड के दौरान अंग्रेजी भाषा के अलावा संघ के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास दे दी गई है। कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 348(1)(a), जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, ठीक है, जब तक संसद कानून के द्वारा कोई ना कोई चीज़ बात डिसाइड कर ले, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही अंग्रेजी में ही आयोजित की जाएगी। यदि संसद ने मना कर दी तो फिर उनको अंग्रेजी में नहीं किसी और लैंग्वेज में करना पड़ेगा। आर्टिकल 348(2) भी ये भी बताता है कि आर्टिकल 348(1) के जो प्रावधान हैं, इसके बावजूद किसी स्टेट का जो राज्यपाल है राष्ट्रपति से पहले सहमति लेगा, हाई कोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या फिर किसी भी भाषा के इस्तेमाल के लिए की जाने वाली किसी अन्य भाषा की यूज़ को अधिकृत कर सकता है। वो कह सकता है कि हिंदी में करो कार्यवाही या फिर अन्य भाषा में करो कार्यवाही, किसके ऊपर है? राज्यपाल को भी पावर दे दी गई, लेकिन पहले उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के राज्यों ने पहले ही अपने अपने हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में हिंदी को यूज़ कर लिया है,
तमिलनाडु भी अपने उच्च न्यायालय के समक्ष तमिल भाषा के उपयोग को अधिकृत करने के लिए उसी दिशा में काम कर रहा है। इसके अलावा ऐसा इस खंड का कोई भी पार्ट उच्च न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के ऊपर लागू नहीं होता है। किसके ऊपर लागू नहीं होता? ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इसलिए संविधान इस चेतावनी के साथ अंग्रेजी को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है, भले ही हाई कोर्ट की कार्यवाही में किसी अन्य भाषा का उपयोग किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय अंग्रेजी में ही दिए जाने चाहिए। उसने जो भी डिसीजन लिया है उसको आप अंग्रेजी में ही दो, ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया जाता है। इसके बाद फिर आ जाता है राजभाषा अधिनियम 1963। इसके अंतर्गत राज्यपाल को ये पावर दी गई है कि वो राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेगा। ठीक है, हाई कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, जो आदेश उसने पारित किया है, उसको हिंदी या फिर किसी अन्य भाषा में प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है। लेकिन हिंदी में आपने लिखे हो तो अंग्रेजी में भी आप लिखिए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ में राजभाषा अधिनियम 1963 क्या कहता है कि कोई भी निर्णय या फिर कोई भी ऐसा आदेश किसी ऐसी भाषा में पारित किया जाता है तो उसके साथ अंग्रेजी में भी आप अनुवाद करिए। यदि इसे संवैधानिक प्रावधानों के साथ पढ़ें तो ये क्लियर हो जाएगा कि इस अधिनियम के द्वारा भी अंग्रेजी को हमने प्राथमिकता दिए हैं। राजभाषा अधिनियम में कभी भी सर्वोच्च न्यायालय का कोई प्रावधान नहीं किया गया, मतलब उसका नाम भी नहीं लिए हैं, जहाँ तक अंग्रेजी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें कार्यवाही की जाती है। तो अब यदि हम वही अधीनस्थ न्यायालयों की लैंग्वेज के लिए बात करें तो हाई कोर्ट के जो अधीनस्थ सभी न्यायालय हैं उनकी जो भाषा आमतौर पर वही रहेगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने तक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रारंभ पर भाषा के रूप में हुई थी। इसके लिए कानून चलता है 1908 का। जो अंडर में काम करते हैं हाई कोर्ट के, उनको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। उनकी भाषा के प्रयोग के संबंध में प्रावधान ये है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 137 के अंतर्गत जिला न्यायालय की भाषा अधिनियम की भाषा के समान ही रहेगी। इसके अलावा देखिए, राज्य सरकार के पास न्यायालय की कार्यवाही के विकल्प के रूप में किसी भी क्षेत्रीय भाषा को घोषित करने की शक्ति है। किसके पास? राज्य सरकार के पास। हालांकि जो मजिस्ट्रेट द्वारा अंग्रेजी में निर्णय दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, डिक्री, इसको आप पारित कर सकते हैं। साक्ष्यों को दर्ज करने का जो कार्य है राज्य की प्रचलित भाषा में ही होना चाहिए। सबूत को आप जो नोट करते हैं ना, अब पता चला कि जो अभिवक्ता है वो अंग्रेजी को नहीं जान रहा है, फिर वो अदालत से अनुरोध करेगा और वो अदालत की भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह की लागत अदालत द्वारा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है ये। सन 2022 में सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए और साल भर चलने वाले जो समारोह है उसके हिस्से के रूप में इंडिया गेट पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया था। ठीक है, 2019, 20, 21 और 22 इसके लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार घोषित भी किए जाएंगे। ये घोषणा सरकार के द्वारा करी गई थी। अब ये पुरस्कार क्या है? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति है या फिर लोगों का समूह है, व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान, निस्वार्थ सेवा को पहचान दिलाने, सम्मानित करने के लिए हर साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना करी गई है। ठीक है, इसकी घोषणा होती है 23 जनवरी को। इसमें संस्था के मामले में 51 लाख रुपए कैश दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तथा यदि एक व्यक्ति को ये पुरस्कार मिल रहा है तो उसको 5 लाख रुपये और सर्टिफिकेट मिलेगा। इतिहास की यदि हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में। इनकी माता का नाम था प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। इनकी जयंती 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी एजुकेशन और जो प्रारंभिक जीवन है वो कैसा रहा था। तो सन 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली थी। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
वो विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का भार संभाला था। कांग्रेस के साथ में इनके रिलेशन कैसे रहे थे? अनक्वालिफाइड स्वराज, बिना शर्त स्वराज, हमें अपनी आज़ादी के लिए कोई शर्त नहीं चाहिए अंग्रेजों की, मतलब स्वतंत्रता का समर्थन किया था और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन के दर्जे की बात कही गई थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये है कि हम किसी के आश्रित हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए हमें उनसे सलाह मशविरा लेना पड़ेगा, लेकिन हमें स्वतंत्र रहना। फिर उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था और 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन, मतलब सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो सफल नहीं हो पाया तो उसको रोक दिया गया था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया था, वो चाह रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कंटिन्यू रहे। फिर 1930 के दशक में वो जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय के साथ कांग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न रहे, अपोजिशन पार्टी समझ लीजिए आप। बोस 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। फिर 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया था। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका उद्देश्य है अपने बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना। वहीं भारतीय राष्ट्रीय सेना की बात कर लें तो 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे, ठीक है। उस टाइम में सिंगापुर में किसका राज था? जापान का राज था। जर्मनी से सिंगापुर गए, वहाँ से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया था और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा करी थी। आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजीवारा की लीडरशिप में हुआ था। इसमें मलायन मतलब मलेशिया अभियान के दौरान सिंगापुर में जापान द्वारा कैद किए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्धबंदी शामिल थे। इसमें सिंगापुर की जेल में बंद भारत के कुछ कैदी, इसके साथ साथ में दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय नागरिक भी शामिल थे। इनकी सैन्य संख्या बढ़कर के 50,000 हो गई थी। फिर इसने 1944 में आईएनए ने 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर मित्र देशों की सेनाओं का मुकाबला किया था। फिर नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आईएनए के सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। और वहीं यदि मृत्यु की बात करें तो 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। हालांकि अभी भी उनकी मृत्यु के संबंध में कई सारे राज छिपे हुए हैं। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड। नॉर्मली कहीं भी किसी स्थान की यदि हमें वायु गुणवत्ता की जांच करना है तो उसके लिए एक इंडेक्स तैयार किया गया है जिसका नाम है AQI, या फिर इसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक इसको हिंदी में बोला जाता है। इसके अलग अलग पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि यदि जो नंबर है वो 0 से 50 के बीच में आ रहा है मतलब वहाँ की हवा बढ़िया है। 51 से 100 के बीच में मॉडरेट है। 101 से 150 के बीच में अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स हैं। 151 से 200 अनहेल्दी है। इसके बाद 201 से 300 तक यदि हम चलें तो वेरी अनहेल्दी, और 301 से 500 यदि चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। शुरुआत कहाँ से होती है? गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, फिर अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी और सबसे लास्ट में आ जाता है हैजार्डियस, ठीक है। और नंबर कैसे याद रखना? 0 से 50, ठीक है, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 300, 300 से 500। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? 50-50 की वृद्धि सब में हो रही है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट 100 की वृद्धि हो गई, फिर 200 की वृद्धि हो गई है। तो 0 से 50, 51 से 100, 101 से 150, 151 से 200, 201 से 300 और 301 से 500। इस प्रकार से ये नंबरिंग प्रोवाइड करी जाती है। इसके बैकग्राउंड के बारे में यदि हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 2014 में एज पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत कैंपेन।
स्वच्छ भारत अभियान के दौरान ही इसको लॉन्च किया गया था। आईआईटी कानपुर और कुछ एक्सपर्ट ग्रुप हैं, इन्होंने रिकमेंड किया था AQI स्कीम को। ठीक है, AQI एक प्रकार से नंबर है जो कि मेजरमेंट करता है एयर क्वालिटी को। द हाई AQI मतलब यदि ज़्यादा AQI है, इसका मतलब ये है हवा ज़्यादा ख़राब है। पॉल्यूटेंट की यदि हम बात करें, देखिए इसमें जो प्रदूषक हैं PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन, तो इसकी जो है 6 कैटेगरी बांटी गई है। गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, वेरी पुअर, वेरी पुअर, फिर वेरी पुअर और फिर सीवियर है। तो कैसी है? गुड में 0 से 50 है, 50 से 100 है सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड में है 100 से 100 और पुअर में है 200 से 300, वेरी पुअर 300 से 400 और सीवियर है 400 से 500। इसके बाद कलर कोडेड एक्वाई इंडेक्स, इसको लॉन्च किया गया था 2014 में ही, और ये हमें हेल्प करता है पब्लिक एंड गवर्नमेंट को कि अंडरस्टैंड कर सके हम एयर क्वालिटी की कंडीशन को। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है मेज़रमेंट यदि हम करना चाहते हैं एयर क्वालिटी को, तो सिचुएशन को हम समझ सकते हैं CVRT के हिसाब से। इसके बाद GRASP की बात करी जाती है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, यदि हम NCR की बात करें, आज के टाइम में इसको क्लासीफाई किया गया है अंडर 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एडवर्स एयर क्वालिटी। इसको 4 स्टेज में हमने बांट दिए हैं। रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस अंडर स्टेज 2nd, 3rd एंड 4th ग्रुप ऑफ ग्रास्प विल बी इन्वोक्ड एट लीस्ट 3 days। इसमें बताया जा रहा है कि जो स्टेज नंबर 2nd है, 3rd है और 4 है, 3 स्टेज में यदि पॉल्यूशन पहुंच गया है तो इसका मतलब ये हो गया है कि हमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है, और ये जो है 3 दिन के लिए रहेगा। इन एडवांस ऑफ द AQI रीचिंग टू द प्रोजेक्टेड लेवल ऑफ दैट स्टेज बेस्ड ऑन फोरकास्ट। तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट एजेंसी करेंगी। इसके अलावा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस ए सिटीजन्स चार्टर। इसके लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है सिटीजन्स के लिए चार्टर। अब ये जो रिवाइज ग्रास्प प्लानिंग है, ये कब से काम में आ जाएगी? 1 अक्टूबर से चालू हो जाएगी दिल्ली NCR रीजन में, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके लिए अलग अलग स्टेज तैयार करे गए हैं, जैसे कि स्टेज 1 है पुअर क्वालिटी के लिए, एयर क्वालिटी के लिए क्या कौन कौन से काम करना है, 2nd स्टेज में क्या क्या काम होगा, स्टेज 3rd में क्या होगा, और 4th स्टेज में कौन कौन से काम करना है। जैसे सीवियर की कैटेगरी में क्या होगा? चिल्ड्रन, एल्डरली एंड दोस विथ रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, सेरेब्रोवास्कुलर और अदर क्रोनिक डिसीज टू अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड स्टे इंडोर्स एज मच एज पॉसिबल। कहा जा रहा है कि देखिए यदि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कार्डियोवास्कुलर हृदय से संबंधित कोई उनको बीमारी है, क्रॉनिक डिसीजेस है, तो उनको कहा जा रहा है आप घर से बाहर मत निकलिए, आप घर के अंदर ही रहिए जितना से जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। और ये कलर कोडिंग यहाँ पर बताया गया, जैसे कि देखो गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। 50, 100, 200, 300, 400, 500, ये बहुत बढ़िया क्रम है याद करने के लिए। तो हमने GRASP के बारे में भी जान लिया। ठीक है, PM2.5 और PM10 की यदि हम बात कर लें तो PM2.5 जो है छोटे छोटे कण रहते हैं, ठीक है, जिनको आप अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, और जो PM10 रहते हैं वो कुछ बड़े बड़े कण रहते हैं जो आपको दिखाई दे जाते हैं यदि देखा जाए तो। और ये तो थी एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड जानकारी। और न्यूज़ में बताया गया है कि दिल्ली का जो समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसमें हमें अचानक गिरावट देखने को मिला है। सुधार के मजबूत संकेतकों का अवलोकन किया गया है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो यहाँ पर आवश्यक पुशबैक के बारे में बात करी जाती है, पार्टिकुलरली बात हो रही है कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आप सभी जानते हैं। हमारे देश में CGI यदि किसी को बनना है, कोई वकील, जज बनना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम मतलब 5 जजों का एक ग्रुप होता है।
एक सीजीआई बैठेगा और 4 जो है काफ़ी जो सीनियर लोग हैं, सीनियर जज रहते हैं, वो लोग बैठते हैं। वही डिसाइड करते हैं कि सीजीआई नेक्स्ट कौन बनेगा, कौन सा वकील जज बनेगा। अब यहाँ पर एक जो समलैंगिक व्यक्ति हैं, वकील हैं, उनके जज बनने की बारी आई थी तो काफ़ी लंबे टाइम से केंद्र सरकार ने उनकी फाइल को अपने पास दबा करके रखा था। ठीक है, लेकिन बाद में जब सीजीआई ने फिर से ये डिसीजन दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके चलते चलते हम इनको जज बनने से रोक सकें, बल्कि ये तो इनके समुदाय को ऊपर उठाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। उसी को लेकर के ये एडिटोरियल लिखा गया है कि सरकार हमेशा से ये ना समझे कि हमारे जो वफादार हैं, जो हमारे पक्ष में खड़े हों, हमारे हिसाब से काम करें, हम केवल उन्हीं को ही जो है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में भेजेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। केंद्र को न्यायिक नियुक्तियों को वफादारों के पुरस्कार के रूप में देखना बंद करना चाहिए। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कुछ अधिवक्ताओं की नियुक्ति को रोकने के केंद्र सरकार के प्रयासों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बहुत बढ़िया काम किया है। उसने पुशबैक किया है अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू ब्लॉक द अपॉइंटमेंट ऑफ सम एडवोकेट एज हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट के जज बनने वाले थे ये कुछ वकील, केंद्र सरकार ने मना कर दिया, लेकिन फिर से मजबूत स्टैंड में खड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट और कहा था नहीं, आप इनको जज बनाइए। यहाँ पर एक चीज़ ये है, देखिए, सबसे पहले तो कॉलेजियम सिस्टम नाम भेज देता है सरकार के पास कि इन लोगों को जज बनाना है। अब इसके बाद क्या है, यदि सरकार को लग रहा है कि नहीं ये नाम ठीक नहीं है, एक काम करो, वापस फिर से आप विचार करो, फिर से आपने भेज दिया कॉलेजियम सिस्टम के पास में। अब यदि कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का फिर से केंद्र सरकार के पास उसने दोबारा से भेज दिया तो मजबूर होके केंद्र सरकार को उस व्यक्ति को बनाना ही पड़ेगा जज। लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो जाती है डिले करने को लेकर के, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड का यहाँ पर बिल्कुल भी प्रावधान नहीं किया गया है कि 2 दिन में वापस करना है कि 2 महीने में कि 2 साल में। पता चला जब तक जो सीजीआई था वो ही रिटायर्ड हो गया, मतलब जो काम पेंडिंग का पेंडिंग ही रह जाता है। दूसरी बात, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि बिल्कुल भी ये लोग पारदर्शिता नहीं रखते हैं, किसको बना रहे हैं जज, अपने मन से ही बना दे रहे हैं। ठीक है, भाई भतीजावाद चलता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है सरकार के द्वारा। तो आगे बताया जा रहा है, देखिए, द 3 मेंबर कॉलेजियम, 3 मेंबर वाला जो कॉलेजियम सिस्टम था जिसने रिकमेंडेशन दिया था हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए, उसने क्या कहा है, हैज़ रिट्रेटेड इट्स डिसीजन टू एलिवेट लॉयर सुभाष कृपाल टू दिल्ली हाई कोर्ट। तो बताया जा रहा है कि 3 सदस्यीय कॉलेजियम जो उच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए सिफारिश करता है, इसने वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट, इसके अलावा आर जॉन सत्यन, क्या नाम लिखा, आर जॉन सत्यन को मद्रास हाई कोर्ट और सोमशेखर सुंदरन को बॉम्बे हाई कोर्ट में पदोन्नत करने के लिए अपने फैसले को दोहराया। रिट्रिएट करने का मतलब होता है दोहराना किसी भी चीज़ को, एक बार बोल दिए थे अब फिर से वही बात बोलना। As it dealt in detail with the objection raised by the center in each individual case, प्रत्येक इंडिविजुअल केस के लिए इन्होंने अपना तर्क दिया है, सरकार के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। तो देखिए, संवैधानिक अदालतों में नियुक्तियों को लेकर के न्यायपालिका के साथ सरकार के चल रहे विवाद के पीछे की मंशा उजागर हो गई है। कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच में संचार जो है, कम्युनिकेशन है, प्रस्तावित नियुक्तियों के लिए सरकार की आपत्तियों की अस्थिर प्रकृति की एक झलक पेश करता है। ठीक है, ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि वर्तमान शासन न्यायिक नियुक्तियों को कैसे करके कंट्रोल करना चाह रहा है। आज जो शासन चल रहा है ना, वो कैसे न कैसे करके
ये जो नियुक्तियां हो रही हैं इनको कंट्रोल करना चाह रहा है। इफ़ द ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन कैंडिडेट सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्मैक्स ऑफ मेडिवल माइंडेड आइडियोलॉजिकल बाइसेस, यदि आप ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट का सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, इस चक्कर में हम इसको मना कर दिए हैं, तो ये बता रहा है कि आपका माइंड किस आइडियोलॉजी पर आधारित है। मतलब यदि हम किसी उम्मीदवार के यौन रुझान पर आधारित आपत्ति कर रहे हैं तो ये मध्यकालीन वैचारिक पूर्वाग्रह की बू को बताता है। तो उनकी सोशल मीडिया गतिविधि के आधार पर कुछ अधिवक्ताओं के उत्थान को रोकने का प्रयास उस मानसिकता को उजागर करता है जो उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों की लूट प्रणाली के रूप में दिखती है। कुछ आप ये कह दे रहे हो, नहीं ये तो सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहते हैं, सरकार की योजनाओं की आलोचना करते रहते हैं, इसके लिए हम इनको नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हो गया है, जब आप जज को ये बात बोल सकते हैं तो आम नागरिक की तो बात ही अलग है। आम नागरिक कैसे आलोचना करेगा गवर्नमेंट की, आप खुद सोचिए, जब आप एक जज को मना कर दे रहे हैं तो जैसा कि कॉलेजियम कह रहा है, ना तो श्री कृपाल का यौन रुझान और ना ही दो वकीलों द्वारा जो राजनीतिक विचार ये लोग प्रसारित कर रहे हैं, इस कारण से आप इनको रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म कर दिया। उनकी सोशल मीडिया गतिविधि के आधार पर कुछ वकीलों की उन्नति को रोकना, वकील से जज बनाने को रोकने का प्रयास यदि कर रहे हो, इसका मतलब ये है आपकी जो मानसिकता है ना, कैसी है, गलत है। जो उच्च न्यायालय में नियुक्तियों को राजनीतिक वफादारों के लिए लूट की व्यवस्था बना दिए हैं। कॉलेजियम ने बताया है ना तो कृपाल का यौन रुझान और ना ही वकीलों की जो सोशल मीडिया पर वो जो एक्टिव रहते हैं वो उनको रोक सकता है कि आप जज नहीं बन सकते। आगे बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट तो ऐसा सोच रही है कि जो कैंडिडेट हैं, जो वकील हैं जिनको जज बनाना है, उनका कोई पॉलिटिकल व्यू ही नहीं होना चाहिए अपना खुद का, या फिर दैट ए टेंडेंसी टू मेक देयर व्यूज और ओपिनियन नॉन विल अमाउंट टू ए पॉसिबल बाइस इन देयर फंक्शनिंग एज जजेस। उनको लग रहा है यदि वो इस प्रकार के विचार रख रहे हैं तो उनका जो कामकाज है ना वो प्रभावित हो सकता है, उसमें भेदभाव हो सकता है, ऐसा सरकार सोचती है। नथिंग कैन डिस्प्रूव, यहाँ पर डिस्प्रूव वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब खंडन है। मतलब नथिंग कैन डिस्प्रूव दिस मोर देन द फैक्ट दैट देयर आर अदर नेम्स टू विच द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो ऑब्जेक्शन दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टीज। आप ये समझ लीजिए कि कौन लोग नियुक्त होंगे फिर, इसका मतलब ये है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्लोज रहते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं, वो लोग ही जो है जज बन पाएंगे। इसका मतलब तो यही हो गया है, इसमें कोई क्लियरिटी देने की बात नहीं है। वास्तव में ये बात है कि देखिए, यदि हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट की हिस्ट्री को देख लेना, वो बताया जा रहा है इज़ रिपीलेट, मतलब भरा पड़ा है विथ इंस्टांसेस ऑफ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर। किन से भरा पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स हु इनवेरिएबली मतलब हमेशा इंजॉय करते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप एट सेंटर और स्टेट, एंड लॉयर हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स बीइंग ऑफर्ड पोजीशन ऑन द बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बेंचेस। कौन से वकील बन पा रहे हैं जज, जिनको जो है राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल पा रहा है, ऐसे ही लोग जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आज के टाइम में जज बन पा रहे हैं। तो उच्च न्यायालय यौन अभिविन्यास पर आधारित आपत्ति यदि आपने कर दिए हैं सेक्स के आधार पर, क्योंकि वो जो व्यक्ति है गे है, ये काफ़ी भयावह है, क्योंकि ये सेक्स या फिर यौन वरीयताओं के आधार पर भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक स्थिति के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि संविधान कहता है हमें भेदभाव नहीं करना है। और आपका ये दृष्टिकोण है कि नियुक्तियों की जो कॉलेजियम सिस्टम है वो उसमें गलतियां हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और विचार के क्षेत्र को कम करती है। हालांकि
ये वैध है। जिस तरह से वर्तमान शासन उन उम्मीदवारों को फिल्टर करने की कोशिश कर रहा है ना, छान छान के नाम भेज रहा है, इनको बनाओ उनको बनाओ, जिन पर उसे संदेह है, हो सकता है कि वो अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएं। निश्चित रूप से ये धारणा देगा कि किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति देने से न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा होने वाला है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं शहरीकरण को लेकर के, ए रिमाइंडर ऑफ द फ्लॉज इन इंडियाज अर्बनाइजेशन पॉलिसीज़। ठीक है, शहरीकरण को लेकर के भारत जो पॉलिसी निर्माण करता है उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, इसको लेकर के यहाँ पर रिमाइंडिंग प्रस्तुत की जाती है, याद दिलाया जाता है। एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की गई थी नवंबर के महीने में लास्ट ईयर। ठीक है, ये किसके ऊपर थी? इंडिया का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसमें जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करी जा रही है, कैसे करके पैसा आ रहा है, ये फोकस करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर और बताता है कि जो अर्बन प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं। द पुश टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल, हमने क्या काम करे हैं कि 1990 के दशक से ही प्राइवेट कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिए हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी सामने आएँ और पूंजी का निवेश करें। फॉलोड बाय द अर्बन रिफॉर्म्स अंडर द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस फर्स्ट रिजीम, द स्मार्ट सिटी मिशन। इसके साथ साथ में स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से प्राइवेट कंपनियां आगे आईं और स्मार्ट सिटी मिशन हमने चालू करा। इसका मतलब ये हो गया है कि इंडिया का जो पॉलिसी वाला चित्र है वो बता रहा है कि कैसे करके इंडिया कंटिन्यू प्रतिज्ञा किया है कि हम जो अर्बनाइजेशन है उसमें आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। आगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सो हैज़ द रिफॉर्म प्रोसेस, हमने इस प्रकार के जो सुधार किए हैं इस प्रोसेस के माध्यम से क्या रियली में हम अट्रैक्ट कर पाए हैं प्राइवेट कैपिटल को हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में? शहर में हम कोई भी चीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रहे हैं, क्या इसके लिए हमें प्राइवेट कैपिटल मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? हम देख रहे हैं कि 10 को बीत चुके हैं इस रिफॉर्म्स के। अर्बन फाइनेंस प्रीडोमेंटली, ठीक है, प्रीडोमेंटली का मतलब होता है मेनली या फिर मुख्य रूप से। प्रीडोमेंटली का मतलब होता है मुख्य रूप से आ रहा है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ही पैसा जो है शहरी अर्बनाइजेशन के लिए लगा रही है। ऑफ द फाइनेंसेस नीडेड टू फंड अर्बन कैपिटल एक्सपेंडिचर 48%, 24%, 15%, ये कहाँ से आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट 48% पैसा खर्चा कर रही है, स्टेट 24% और सिटी की गवर्नमेंट 15%। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मात्र केवल 3% और कमेरिकल डेब्ट से हमें पैसा मिल रहा है मात्र 2% का। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल जिसको कहा जाता है, जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर के किसी प्रोजेक्ट का निर्माण करती हैं। तो ये मात्र 3% रुपया, 100 में से 3 रुपया ही यहाँ से हमको मिल पा रहा है। यदि हम कुछ सालों की बात कर लें, पिछले जो बीते हैं, कई सारे जो रिपोर्ट हैं उन्होंने ये एस्टिमेशन लगाया है कि जो डिमांड है वो बढ़ते ही जा रही है फॉर फंडिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि हमें शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है वो डिमांड बढ़ते ही जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लें, आइसर जज आहलूवालिया रिपोर्ट क्या कहती है? 2030 तक लगभग 39.2 लाख करोड़ हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इतना करोड़ रुपया हमारे पास होना चाहिए जब हम शहरों का अच्छी तरह से विकास कर पाएंगे। शहर का अच्छी तरह से विकास करने का मतलब ये है, पता चला बाढ़ आ रही है बारिश के टाइम में तो नालियाँ चौक हो जा रही हैं, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, पानी घरों के सामने भर जा रहा है, घर डूबने लग गए हैं। तो हमें हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें पैसा चाहिए। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है लाइकवाइज। ठीक है, ये लाइकवाइज वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है इसी तरह से। इसी प्रकार से यदि हम 11th प्लान की बात करें, 11वें नंबर की जो योजना है
उसकी बात करें, इसने क्या काम किया है, क्या अंदाज़ा लगाया है, 1,29,337 करोड़ चाहिए हमको 4 बेसिक सर्विसेज के लिए। 1,32,000 करोड़ चाहिए अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए और 1,32,590 करोड़ चाहिए हाउसिंग के लिए। एमसी किन्सी रिपोर्ट क्या कह रही है अर्बनाइजेशन के लिए? अर्बनाइजेशन हैज़ फिगर ऑफ 1.2 ट्रिलियन डॉलर या फिर 90 लाख करोड़ रुपया चाहिए अर्बनाइजेशन के लिए। ये सारा अंदाज़ा हमें हो गया, हमने पता कर लिए कितना कितना पैसा लगेगा। अब विश्व बैंक क्या एस्टिमेशन लगा है, इसको हम देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक अंदाज़ा लगा रहा है कि लगभग 840 बिलियन डॉलर, जिसको 70 लाख करोड़ रुपया कहते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए अर्बन इंडिया में। ठीक है, ताकि जो है जिस प्रकार से भारत बढ़ रहा है, भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको पूरा करना है तो हमें कितना चाहिए, 70 लाख करोड़ रुपया चाहिए और 55 बिलियन डॉलर हमें लगेगा साल में। द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत कहते हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, आर नॉट मोर देन 2 लाख करोड़, that too far a period of 5 years. So how will such a gap between demand and supply be matched? आगे बताया जा रहा है, देखिए तो मांग और आपूर्ति के बीच में काफ़ी सारा अंतर हमको दिखाई दे रहा है। सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम है, स्मार्ट सिटी मिशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सबको मिलाओगे तो 2 लाख करोड़ से रुपये से ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो भी एक अवधि मतलब 5 साल का है ये। तो हम देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई में कितना ज़्यादा अंतर है, तो कैसे करके दोनों को हम मैच कर पाएंगे, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया है। तो देखिए हमें इम्प्रूव करना है फिजिकल बेस को, क्रेडिट वर्थिनेस को, इंडियन सिटीज़ को। Cities must institute a buoyant revenue base and be able to recover the cost of providing its service. शहर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट उनको मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बताया जा रहा है, सरल शब्दों में यदि कहें ना तो इसका मतलब ये हो गया है कि संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और सेवा शुल्क में वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो शहर हैं अपनी कमाई को वापस ले सकते हैं। ये जो रिपोर्ट तैयार करी गई है ऑलरेडी पॉइंट आउट करती है कि लगभग 85% जो गवर्नमेंट रिवेन्यू है वो सिटीज़ से आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया है कि जो अर्बन सिटीजन्स हैं, अर्बन में रहने वाले जो लोग हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लार्ज रेवेन्यू को, even as the World Bank reports emphasis is on the levying of more burden in the form of user charges on utilities. ऑलरेडी से काफ़ी पैसा जो है मिल रहा है, लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक सजेस्ट कर रहा है कि और ज़्यादा जो है थोड़ा सा जेब खाली करो लोगों के। बट द पॉइंट इज इवन बाई एनहेंसिंग द टैक्स बेस विल इट बी सफिशिएंट टू मीट द राइजिंग डिमांड ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटीज़। आप अपने जेब से 100 की जगह 200 दे रहे हो, क्या ये पर्याप्त हो जाएगा? द आंसर इज दैट इट विल नॉट। बिल्कुल गलत है ये। अब क्या करें, इससे भी काम नहीं बन रहा है, हमें दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। इस रिपोर्ट और इसी तरह से तैयार की गई अन्य रिपोर्ट के हिसाब से मेन प्रॉब्लम ये हो गई है कि वे बहुत उच्च पूंजी गहन टेक्निक का यूज़ करके तकनीकी समाधानों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने के साथ साथ में ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण का उपयोग करके बनाई गई हैं। कहाँ से? टॉप से लेकर के जड़ तक, ये इनकी प्रॉब्लम है। यदि अर्बन कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं, लोगों के साथ जुड़कर और उनकी ज़रूरतों की पहचान करके योजनाएं नीचे से बनाना चाहिए। कहाँ से बनाना? हमको लोगों के साथ में जुड़ करके, जड़ से शुरुआत होनी चाहिए। हमें जो है सिटी गवर्नमेंट को पावर देना पड़ेगा, इसके साथ साथ में लोगों को एट द लार्ज इज़ द सेकेंड पॉइंट। गवर्नमेंट को पावर करिए, लोगों को एम्पावर करिए। इन द नेशनल टास्क फोर्स दैट रिव्यूड द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट,
74वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था जिसके चेयर थे के.सी. शिवराम कृष्णन। इन्होंने कई सारे सजेशन दिए थे, सच एस एम्पावरिंग द पीपल, लोगों को आप एम्पावर करिए। इसके अलावा ट्रांसफरिंग सब्जेक्ट टू द सिटी गवर्नमेंट, कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं सिटी गवर्नमेंट को भी आप दे दीजिए कि इन सब्जेक्ट पर आप नियम कानून बना सकते हैं। सजेस्ट कर रहे हैं कि जो 10% ऑफ द इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द सिटीज़, 10% जो टैक्स से आ रहा है शहरों में, बी गिवन बैक टू देम, कम से कम कमाई का 10% हिस्सा उनको वापस कर दीजिए। एंड इंश्योर करिए दैट दिस कॉर्पस फंड वाज यूटिलाइज ओनली फॉर द स्ट्रक्चर बिल्डिंग। और ये 10% पैसा आप बोल दो कि इसको केवल आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में ही खर्चा करना, कहीं और मत करना। इससे जो है ये इंश्योर हो जाएगा, ये जो सिटी गवर्नमेंट हैं इनको फ़ायदा मिल जाएगा किसमें, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन में। एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको लिंक किया जाता है अर्बन गवर्नेंस को लेकर के, विच इज़ इन सेम्बलेस। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है सेम्बलेस, इसका हम मीनिंग देख लेंगे। विच इज़ इन सेम्बलेस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर कंट्रीज़ के ऊपर में। जो रेगुलर इलेक्शन है ना, वो होना चाहिए कहाँ पर, सिटीज़ में। एंड देयर मस्ट बी एम्पावरमेंट थ्रू द ट्रांसफरिंग ऑफ द 3 FS। FS का मतलब क्या है, फाइनेंसेस, फंक्शन और फंक्शनरीज। टाइम टाइम में चुनाव होना चाहिए, एक सजेशन ये दिया जाता है। और यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया था ना सेम्बलेंस, सेम्बलेंस मतलब जो है बेतरतीबी। ठीक है, गड़बड़, हम देख रहे हैं गड़बड़ी कहाँ कहाँ पर होती है, तो वो गड़बड़ी कहाँ कहाँ हमको देखने को मिली है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुनियादी ढांचे का एक इम्पॉर्टेंट पहलू शहरी प्रशासन से जुड़ा हुआ है। शहरी प्रशासन से जुड़ा हुआ है जो देश के ज़्यादातर हिस्से में जर्जर कंडीशन में। शहरों में नियमित चुनाव होने चाहिए। ठीक है, और 3 FS पर हमें ध्यान रखना है, वित्त, कार्य और क्या क्या चीज़ है, फाइनेंस, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। इनका जो हस्तांतरण के माध्यम से सशक्तिकरण होना चाहिए। आगे बताया जाता है कि जो शहर होते हैं ना, मेन रूप से कैसे करके चलते हैं, सिटी गवर्नमेंट के माध्यम से हैव एनी रोल टू प्ले इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सच पैरास्टल्स। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है पैरास्टल्स, इसका हम मीनिंग देख लेते हैं। तो जो पैरास्टल्स है, पैरास्टेटल्स का मतलब होता है सरकार के द्वारा जो निर्मित संस्थाएं हैं, वो सरकारी संस्थाएं, और सिटी गवर्नमेंट के द्वारा ये सिटी प्राइमरी रूप से काम करती हैं। वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है, पेज नंबर 69 में, एज एन एग्जाम्पल स्टेट लेवल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन वाटर और सीवेज फंक्शंस मे बी डेवलप्ड इन ए टाइम बाउंड मैनर। वाटर की समस्या, सीवेज की समस्या, इसको हमें टाइम बाउंड मैनर में ख़त्म करना है। यदि हम जो है इम्प्रूवमेंट कर देते हैं अर्बन लीगल फ्रेमवर्क में, इसमें क्या इंक्लूड है, स्टेबल एंड सर्टेन फिजिकल ट्रांसफ़र रिजीम। ठीक है, यहाँ पर रुपए पैसे को लेकर के बताया जा रहा है। अकॉर्ड्स फाइनेंशियल पावर टू ULBs, फाइनेंशियल पावर प्रोवाइड करिए आप अर्बन लोकल बॉडीज़ को। इसके साथ साथ में अटेंडेंट रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। यहीं सबसे डिटरमाइन हो जाएगा मीडियम से लेकर के लॉन्ग टर्म स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। नाली की समस्या है, वाटर की समस्या है, सीवेज की समस्या है, सड़कें बनाना है, बिल्डिंगें बनाना है, सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा आएगा कहाँ से, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, आगे फिर बताया जा रहा है कि देखिए ये सारी बातें हम देख रहे हैं, शिमला का उदाहरण यहाँ पर बताया जा रहा है, इससे ठीक उल्टा हो रहा है। हाउएवर द एग्जैक्ट अपोजिशन इज हैपनिंग। शिमला वाटर स्टोरी इज एन एग्जाम्पल। शिमला वाटर वर्क्स वाज ट्रांसफॉर्म इनटू ए सिंगल यूटिलिटी इन 2016-17।
तो बताया जा रहा है शिमला वाटर वर्क्स को 2016-17 में शिमला नगर निगम के तहत ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाइड एंड सीवेज सर्किल नामक एकल उपयोगिता में चेंज कर दिया गया था। बैंक ने सॉफ्ट लोन के रूप में सहायता प्रदान किया, पानी की पर्याप्त आपूर्ति और उपयोगिता द्वारा उचित वितरण सुनिश्चित किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं अंडर द शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बैंक rendered help in the form of soft loan, ensuring an adequate supply of water and proper distribution by the utility। बैंक से इन्होंने सॉफ्ट लोन लिया। ठीक है, अब यहाँ जो सॉफ्ट लोन की बात करी जाती है इसको हम देख लेते हैं कि सॉफ्ट लोन होता क्या है। अब बैंक ने यदि इनको सॉफ्ट लोन दिया है तब जाकर के शिमला में हम देख रहे हैं डेवलपमेंट का कार्य हो पा रहा है, वो वाटर अवेलेबल करवा पा रहे हैं, पानी की पर्याप्त आपूर्ति कर रहे हैं। तो सॉफ्ट लोन क्या हो गया? इस सॉफ्ट लोन इज ए लोन विथ नो इंटरेस्ट और बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये बहुत अच्छी बात ये है कि सॉफ्ट लोन वहाँ की लोकल बॉडीज़ को मिल गया रहा कि बहुत कम में, या तो फिर कोई इंटरेस्ट ही वो नहीं ले रहा था, या फिर मार्केट में जैसे 11% 13% चल रहा है तो उससे कम ही। इसको हम जो है सॉफ्ट फाइनेंसिंग या फिर कंसेशनल फंडिंग भी बोलते हैं। तो या इसमें हम देख सकते हैं कि आपको जो है ज़्यादा टाइम पीरियड भी दिया जा सकता है, और जो सर्विस चार्जेस है वो भी ठीक है, उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इंटरेस्टेड हॉलीडेज़ का भी आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है। तो 2-3 ऐसे फ़ायदे इसमें हमको सॉफ्ट लोन के अंतर्गत मिल जाते हैं। आगे बताया जा रहा है इसमें कि देखिए, हाउएवर इन 2017-18 इसने चेंज कर दिया था इस संस्था के कैरेक्टर को, GSWSC को इसने बना दी इसको कंपनी, और इसने गठित कर ली थी शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड। आज के टाइम में ये काम करती है अंडर ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ म्यूनसिपैलिटी, लेकिन म्यूनसिपैलिटी के एम्बिट से ये बाहर है, लेकिन नगर पालिका के दायरे से ये बाहर काम करती है। तो इस प्रकार की जो साजिशें होती हैं ना, उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती हैं और भारत में शहरीकरण के संपूर्ण उद्देश्य के लिए खतरनाक है। विश्व बैंक की रिपोर्ट उस त्रासदी की एक और याद दिलाती है जो भारतीय शहरीकरण देख रहा है। ऊपर से नीतिगत पक्षपात, पॉलिसी पैरालिसिस फ्रॉम द टॉप। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चल रहे विवाद के ऊपर लिखा गया है। पार्टिकुलरली इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आज के टाइम में केंद्र सरकार में जो आज सत्ता में है, जो व्यक्ति राज में हैं, उन्होंने अपना फोकस किस प्रकार से ज़्यादा अपनी पार्टी को फैलाने के लिए किया। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चाहता है कि हर स्टेट में हमारी ही पार्टी हो। केंद्र सरकार में यदि बीजेपी है तो वो ज़रूर चाहेगी कि अदर राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बने। अब हमको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी स्टेट में जो राज्यपाल बैठा है वो किसका आदमी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है। उन्होंने अपना आदमी बैठा के रखा है, आप इसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब उसको भेजा गया है तो अब पहले जैसी तो बात नहीं रह गई है कि वो चुपचाप अपना काम करते रहेगा, जो संवैधानिक तौर पर उसको करना चाहिए। आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि राज्यपाल खुले तौर पर चुनौतियां देने लगे हैं, खुले तौर पर अपने राज्य सरकारों की, मुख्यमंत्री की आलोचना करने से थकते नहीं। कुल मिलाकर के इस पार्टी को आप बदनाम करो और कैसे भी करके अपनी पार्टी को सत्ता में लेकर के आना। आज के टाइम में हम ये सारी चीज़ें सुनते आ रहे हैं और हमेशा ये विवाद का विषय रहता ही, कोई बहुत नई बात नहीं है। यदि हम राज्यपाल के अधिकारों के ऊपर नज़र डालते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि राज्यपाल बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। हमने जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पूरी शक्ति मंत्रिपरिषद को ही है, राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है, किंतु कुछ स्थिति में उसे अपने हिसाब से भी काम करने का अवसर मिल जाता है। राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक है, जिसके द्वारा कार्यपालिका का कार्य संचालन होता है।
और आर्टिकल 153 राज्यपाल पद की स्थिति बताता है कि उसका पद क्या रहेगा। थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखने के बाद हम सीधे एडिटोरियल में चलते हैं और इसको सारांश के रूप में, समरी के रूप में ही हम बात करेंगे। राज्यपाल कभी भी ना न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए, उसी प्रकार से राष्ट्रपति भी न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए। ना तो वो सरकार के पक्ष में बोले, ना तो वो विपक्ष का समर्थन करे, उसको एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति होना बहुत मुश्किल हो गया है। जब भी किसी को राज्यपाल बना दिया जाता है वो सीधे सीधे तरफदारी करने लग जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसी के चलते चलते फिर बात बिगड़ने लगती है। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज अपना कब्जा करना चालू कर दी हैं। नगर निगम के चुनाव में भी आप देखोगे बीजेपी कांग्रेस में बढ़ गई है, सरपंच के चुनाव में भी बीजेपी कांग्रेस में हमको देखने को मिलता है। ठीक, यही सब तो ऐसी बातें हैं जिसके चलते चलते हमें ये पता चलता है कि कोई भी पार्टी जो है पूरे देश भर में सत्ता में आना चाहती है और अपना राज कंटिन्यू कायम करना चाहती है लंबे समय तक, और इसी के चलते चलते ये सारी बातें हमको देखने को मिल रही हैं। देखिए, राज्यपालों को न केवल ज़मीन पर अपना ध्यान देना है, बल्कि अपने संस्थानों और सार्वजनिक संस्कृति में सामान्य जो अच्छे विचार निहित हैं उनको भी उनको पता होना चाहिए। भारत जैसे देश में ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल बात नहीं है। इन पदों पर ऐसे बुजुर्ग राजनेताओं का होना आसान है जो सत्तारूढ़ व्यवस्था में बचे हुए हैं, या फिर सेवानिवृत्त नौकरशाहों और सार्वजनिक कर्मियों को जो कि अपने राजनीतिक आकाओं के अधीन है। ऐसे लोग हो सकता है इसमें चले जाएं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर होना जाहिर सी बात है। इसके बाद हम देख लेते हैं एक्जिम की तरफ से जो डाटा रिवाइज्ड किया गया है, उसमें ट्रेड डेफिसिट के बारे में बताया जाता है $10 बिलियन का। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? जब कोई भी देश इंपोर्ट ज़्यादा करने लग जाए और एक्सपोर्ट कम करने लग जाए उसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। ट्रेड में हमें घाटा चल रहा है। एक्सपोर्ट बिटवीन अप्रैल एंड नवंबर आज के टाइम में कितना हो गया है? $298.3 बिलियन पहुंच गया है। ऐसा यहाँ पर आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है एक्जिम के द्वारा। तो जो एक्जिम का डेटा है इसमें संशोधन किया है। व्यापार घाटा $10 अरब के कमी के बारे में नैरो यहाँ पर बताया गया है। तो यदि इसको हम देखें ना, तो ये जो डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है वो कब से कब तक का रहा था, वो अलग अलग महीना में यहाँ पर हमको देखने को मिला। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है पेग्ड। ठीक है, पेग्ड का मतलब होता है लगा हुआ, लीन होना, खूंटियों से बांधना, बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पहचान किया गया है? $298.3 बिलियन, लगभग $12 बिलियन हायर रहा है यदि हम इनिशियल आरंभिक एस्टीमेट की बात करें। इंपोर्ट का बिल हमारा कितना है? 493.5 है, मतलब 1.7 बिलियन बढ़ा है अर्लियर फिगर से यदि इसकी हम तुलना कर लें तो। और यहाँ सारणी भी बताई गई है। तो ये जो है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं, इस प्रकार का जो वाइड वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा है डाटा के ऊपर, ये जो है ठीक नहीं है एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़। अब अर्थशास्त्री इस कंडीशन में किसी भी प्रकार की पॉलिसी बनाने से डर रहे हैं, स्पेशली ऐसे टाइम में व्हेन ए क्रिटिकल फोकस एरिया फॉर द इकोनॉमी इज़ मैनेजिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। आज के टाइम में हम क्या काम कर रहे हैं? हमारा जो करंट डेफिसिट चल रहा है उसको मैनेज कर रहे हैं। फ्यूल्ड बाय राइजिंग इंपोर्ट हमारा बढ़ गया है और हमें स्लो डाउन का डर लग रहा है एक्सपोर्ट के मामले में। क्यों? क्योंकि ग्लोबल रिसेशन चल रहा है। द इम्पोर्ट फिगर फॉर सितंबर 2022 हैज़ बीन द शार्पेस्ट रिवीजन फ्रॉम द अर्लीस्ट एस्टीमेट, $61.1 बिलियन, ईयर्स हाइएस्ट टैली $64.7 बिलियन। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले वर्करों के ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है। एडिटोरियल नहीं, कुल मिलाकर के यहाँ पर सजेशन दिया जाता है कि चाइना से हम कौन कौन सी बातें सीख सकते हैं।
ठीक है, तो इनके लिए ऐसा रहता है कि इनको कंपनी कहती है आप खुद एम्प्लॉयर हैं, और जब आप एम्प्लॉयर बन जाते हैं ना तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो चाइना ने यही काम किया है कि इनके ऊपर जो जिम्मेदारी आप थोप देते हो, चाइना ने उसको हटा दिया है। द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम चाइना इज स्वेल ऑफ द पब्लिक ओपिनियन दैट हैज़ पार्टली लीड टू गवर्नमेंट रेगुलेशन। सरकार आगे आई है, कुछ रेगुलेशन बनाई है और चेंज कर दी है उसने कंपनी की पॉलिसी में। वहीं यूएस की बात कर लें तो जो गिग वर्कर्स कलेक्टिवली हैज़ अर्ज कस्टमर टू डिलीट द इंस्टाकार्ट ऐप एज ए शो ऑफ सोल्डारिटी अंटिल डिमांड फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन आर नॉट मेट। जब तक हम जो चाह रहे हैं वो बात नहीं हो जाती है, तब तक वर्करों ने लोगों से कहा है कि आप अपना ये जो ऐप है इसको डिलीट करिए, तब जाकर के अमेरिका हमारी बात को सुनेगा। तो इंडियंस को भी कुछ एफर्ट लगाना चाहिए टू बी बेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट द वे प्लेटफॉर्म्स वर्क बाय सीकिंग आउट डिलीवरी वर्कर्स एंड आस्किंग अबाउट देयर वर्क कंडीशन एंड प्रेशर फॉर दे फेसेस। ठीक है, कैसे करके आप सरकार से अपनी बात मनवा सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। अब जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है इंडिया में किस प्रकार से सिचुएशन अलग है। एनी रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर इज लेड होली बाय डिलीवरी वर्कर्स। किसके ऊपर निर्भर करेगा? डिलीवरी वर्कर के ऊपर निर्भर करेगा। यदि इसमें रिफॉर्म चाहिए तो पब्लिक कुछ नहीं करने वाली। यदि हम 27 दिन की बात कर लें 2020 में, क्लोज टू 3000 डिलीवरी वर्कर्स फ्रॉम स्विगी वेंट ऑन स्ट्राइक इन हैदराबाद। हैदराबाद में हमें हड़ताल देखने को मिली थी, 300 डिलीवरी वर्कर्स ने करे थे स्विगी के। प्रोटेस्ट द स्लैश इन रिम्यूनरेशन फ्रॉम 35 से लेकर के 15 पर ऑर्डर। कंपनी ने क्या काम कर दी थी, एक ऑर्डर में 35 रुपये मिलता था, उसको उसने 15 रुपये कर दी। ठीक है, अब ये जो स्ट्राइक था वो डिसबैंडेड हुआ कब? जब आफ्टर द जॉइंट कमिश्नर ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट कॉल्ड ए हियरिंग विद द प्लेटफॉर्म्स ऑपरेशन मैनेजर एंड वर्कर्स यूनियन। वर्कर यूनियन की बैठक हुई और प्लेटफार्म जो स्विगी कंपनी है उसके ऑपरेशन मैनेजर के साथ में बात हुई थी। तो ये पहली बार ही वह हुआ था इंडिया में कि इस प्रकार का जो नेगोशिएशन